ये है प्लूटो, सूरज से नौवां प्लैनेट। कम से कम स्कूल में तो हमें यही बताया गया था। लेकिन फिर 2006 में वैज्ञानिकों ने अपना मन बदला और डिसाइड किया कि प्लूटो असल में कोई प्लैनेट नहीं है और हम सबको इसे भूल जाना चाहिए। उन्होंने प्लूटो को कम आंका। लेकिन खुशकिस्मती से वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने प्लूटो की रेप्यूटेशन पर हुए इस हमले पर सवाल उठाया। और जिस साल हमारे इस दोस्त से प्लैनेटहुड छीनी गई, उसी साल नासा ने ये प्रोब लॉन्च किया, न्यू होराइजन्स। पहली बार इस ऑब्जेक्ट को अप क्लोज और पर्सनल इन्वेस्टिगेट करने के मिशन पर। और जो उन्होंने पाया वो शॉकिंग था। हम प्लूटो के बारे में गलत थे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं प्लूटो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और मिस्टीरियस है। ये प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी जगहों में से एक जरूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लूटो को 9th प्लैनेट के स्टेटस से डिमोट क्यों किया गया। मेरा मन तो करता है ये कहने का कि ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन असल में इसका ताल्लुक है उस लगातार बदलाव से जिस तरह हम सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स को पहचानते हैं। और ये डेफिनेशन लगातार बदलती रही है, और ये प्रोसेस आपकी सोच से भी पुरानी है। मिसाल के तौर पर 1800 के दशक में जब मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सच में शुरू हो रही थी, तब सोलर सिस्टम में करीब 20 प्लैनेट्स थे, क्योंकि जब भी कोई नया मून या बड़ा एस्ट्रॉइड देखता था तो वो उसे नया प्लैनेट घोषित कर देता था। एक पॉइंट पर इसे रोकना जरूरी हो गया, और फिर हमने कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया डेवलप करने शुरू किए कि प्लैनेट किसे कहते हैं और किसे नहीं, और ये प्रोसेस तब से जारी है। 1930 में क्लाइड टॉम्बॉ नाम के एक सेल्फ टॉट एस्ट्रोनॉमर और टेलीस्कोप मेकर को एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट एक्स की एग्जिस्टेंस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर किया गया। माना जाता था कि दूर के सोलर सिस्टम में कुछ अजीब है जो नेपट्यून और यूरेनस की ऑर्बिट्स को इंटरफियर कर रहा है, कोई अभी तक का अनजान प्लैनेट। 10 महीने की ऑब्जर्वेशन के बाद टॉम्बॉ को नेपच्यून से परे अंतरिक्ष में धीरे धीरे चलती एक फेंट लाइट मिली। वो एक नया प्लैनेट ढूंढने निकले थे और हर लिहाज से उन्होंने वही पाया। 1800 के बाद से रूल्स सख्त हो चुके थे। फिर भी 1930 के दशक में प्लैनेट होने के लिए सिर्फ 2 जनरल क्राइटेरिया थे। पहला, ऑब्जेक्ट को सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट में होना चाहिए, इसीलिए मून्स नहीं गिने जाते क्योंकि वो प्लैनेट्स की ऑर्बिट करते हैं। और दूसरा, ऑब्जेक्ट को अपनी लोकेशन में यूनिक होना चाहिए, इसीलिए एस्ट्रॉइड्स नहीं गिने जाते। उनमें से बहुत सारे एक ही जगह पर हैं और सब लगभग एक जैसे दिखते हैं। जो हम उस वक्त देख सकते थे उसके हिसाब से प्लूटो इस पर खरा उतरता था। ये दूर के सोलर सिस्टम में एकमात्र चमकीला ऑब्जेक्ट लगता था, लेकिन दुर्भाग्य से प्लूटो के लिए ऐसा नहीं था। बड़ा बदलाव 2006 में आया जब प्लैनेटरी डेफिनेशन अपडेट हुई। नई डेफिनेशन के मुताबिक एक प्लैनेट के पास इतना मास होना चाहिए कि वो अपनी ऑर्बिट को दूसरे सिमिलरली साइज्ड ऑब्जेक्ट से क्लियर कर सके, यानी उसे एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह होना चाहिए जो रास्ते में आने वाले रॉक और डस्ट को एब्जॉर्ब करता जाए। प्लैनेट को अपने डोमेन का मास्टर होना चाहिए। और ये पता चला कि प्लूटो किसी दूर के वॉइड में अकेला नहीं है। ये असल में एक मैसिव क्लाउड ऑफ स्टफ में बस एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। ये सोलर सिस्टम का जंक यार्ड है। वो सब मटेरियल जो सूरज इनर प्लैनेट्स या गैस जायंट्स बनाने के लिए नहीं खिंच पाया, वो सब बाहर एक बड़ी रिंग में जमा हो गया। और प्लूटो कुइपर बेल्ट की सबसे बड़ी चीज भी नहीं है, ये बस उस इलाके की सबसे चमकीली चीज है। और इसीलिए जब हमने इसे पहले वहां देखा तो हमने मान लिया कि ये वहां अकेला है। प्लूटो सोलर सिस्टम के सबसे हाईली रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इससे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सिर्फ वीनस और जुपिटर का है, ज्यादातर उनके घने क्लाउड कवर की वजह से। इसीलिए दूर से प्लूटो अपनी एक्चुअल साइज से बहुत बड़ा दिखता है। हालांकि प्लूटो हमेशा कुइपर बेल्ट में नहीं रहता है। इसकी ऑर्बिट बेहद अजीब है, एक ड्रामेटिक ओवल शेप में, जो इसे कभी कभी नेपच्यून से भी ज्यादा सूरज के करीब ले आती है, लगभग यूरेनस के बराबर। इसके अलावा प्लूटो की ऑर्बिट टिल्टेड है। सूरज की ऑर्बिट करने वाली लगभग हर चीज एक फ्लैट प्लेन पर है, एक डिस्क की तरह, लेकिन प्लूटो की ऑर्बिट उस डिस्क से 17 डिग्री टिल्टेड है, तो ये लगभग हमेशा हमसे ऊपर या नीचे रहता है। हालांकि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लूटो को सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। तो इन सब वजहों से प्लूटो डेफिनेटली प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन ये अजीब जरूर है।
और अजीब चीज़ें बेहद कूल हो सकती हैं। यही वजह है कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने न्यू होराइजन स्पेस प्रोब बनाया, ये देखने के लिए कि ये कितना अजीब हो सकता है। और कोइंसिडेंटली नासा ने न्यू होराइजन्स उसी साल लॉन्च किया जिस साल प्लूटो की जिंदगी बदली। यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज थी दूरी। प्लूटो बहुत दूर है और हम हमेशा के लिए इंतजार नहीं करना चाहते। तो उन्होंने इस रिलेटिवली हल्के न्यू होराइजन्स प्रोब को, जिसका वजन सिर्फ 1000 पाउंड्स था, उस वक्त उपलब्ध सबसे पावरफुल रॉकेट पर रखा, एटलस 5, जिस पर 5 एक्स्ट्रा साइड बूस्टर्स लगे थे जो करीब 20 लाख पाउंड का थ्रस्ट देते थे। न्यू होराइजन्स पृथ्वी से तेजी से रवाना हुआ। सिर्फ 9 घंटों में यह चांद से आगे निकल चुका था, अपोलो मिशन से करीब 10 गुना तेज। स्पेस में सिर्फ 1 साल बाद प्रोब जुपिटर के पास पहुंच रहा था। नासा ने इसे इमेजिंग सिस्टम टेस्ट करने का मौका बनाया। न्यू होराइजन्स ने जुपिटर और उसके मून्स की तस्वीरें ली, जिनमें मून आईओ पर एक एरप्टिंग वॉल्केनो की ये शॉट भी शामिल है। लेकिन जुपिटर के इतने करीब से गुजरने की असली वजह थी उस विशाल प्लैनेट की ग्रेविटी को स्लिंग शॉट की तरह यूज करना, ताकि और ज्यादा वेलोसिटी मिले और सीधे प्लूटो की तरफ बढ़ा जा सके। लेकिन ये अभी भी एक लंबा सफर था। ग्रेविटी बूस्ट के बावजूद आउटर सोलर सिस्टम से इसे गुजरने में 8 और साल लगे। जैसे जैसे न्यू होराइजन्स 2015 में प्लूटो के करीब पहुंचा, इसने पहली तस्वीरें लेनी शुरू की। दूर 2 चमकीले लाइट पॉइंट्स दिखे जो दिन ब दिन करीब आते गए। वो था प्लूटो और उसका सबसे बड़ा मून चैरन। इन दोनों का एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। चैरन प्लूटो के करीब आधे साइज का है और उससे बहुत करीब में ऑर्बिट करता है, सिर्फ 20,000 किलोमीटर दूर। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारा अपना चांद करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है। 2 सिमिलरली साइज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच ये करीबी रिश्ता एक अजीब किस्म की टाइडल लॉकिंग बनाता है, जहां कैरन का सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा प्लूटो की तरफ होता है, बिल्कुल हमारे चंद्रमा की तरह। लेकिन साथ ही प्लूटो का भी सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा कैरन की तरफ होता है। तो अगर आप प्लूटो के दूसरी तरफ खड़े हों तो आप मून कभी नहीं देखेंगे, और अगर करीबी तरफ खड़े हों तो मून आपको हमेशा बिल्कुल उसी जगह दिखेगा। और क्योंकि चैरन इतना बड़ा है, ये एक्चुअली प्लूटो के चारों ओर ऑर्बिट नहीं करता। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होता है, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों खाली अंतरिक्ष में एक पॉइंट के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हों। इसी से कुछ लोगों ने ये थियरी बनाई कि वो एक मिनी ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये बस ग्रेविटी का अजीब बिहेवियर है। हालांकि प्लूटो और चैरन के इस कॉस्मिक बैले को देखना तो बस शुरुआत थी। जैसे ही न्यू होराइजन्स आखिरकार करीब आया, इसने प्लूटो की सरफेस की पहली असली तस्वीरें लेनी शुरू की, और ये था जो उसने देखा। अगर आप बर्फ की एक बड़ी नीली गेंद की उम्मीद कर रहे थे तो वो ये नहीं है। प्लूटो गहरे लाल, हल्के नीले, सफेद, पीले और बर्न्ट ऑरेंज का एक डाइवर्स मिक्स है। प्लूटो पर सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई डिस्टिंक्ट फीचर है ये विशाल पेल हार्ट शेप। ये आइस के लो लाइंग प्लेन्स से बना है, और जो सच में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हार्ट के दोनों साइड्स का अपना यूनिक कैरेक्टर है। न्यू होराइजन्स कैमरा के सबसे करीब वाली साइड स्मूथ और फ्लैट है। इस एरिया को हम स्पटनिक प्लेनिशिया कहते हैं। स्केल के लिए ये टेक्सास जितना बड़ा है, और इस एरिया को इतना स्टनिंग बनाने वाली बात यह है कि यहाँ एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट क्रेटर्स का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा रीजन है जो लगातार बदलता रहता है। यहाँ की सरफेस एक्टिव है और कोई भी निशान जल्दी मिट जाता है। हार्ट के ऊपरी किनारे पे कुछ रियली इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिखते हैं। ये लाइंस हाईलैंड माउंटेन्स से फ्रोजन प्लेन में उतरते ग्लेशियर्स की मूवमेंट से बनती हैं, और ये हमें बताता है कि प्लूटो उस बर्फ से नहीं बना जैसा हम जानते हैं। यहाँ सूरज से इतनी दूर टेम्परेचर -229 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी ठंड में वाटर आइस इतनी हार्ड और ब्रिटल हो जाएगी कि ट्रैवलिंग ग्लेशियर्स नहीं बन सकते। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि प्लूटो की सरफेस ज़्यादातर नाइट्रोजन आइस से बनी है। हमारा अपना एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन बेस्ड है। ये वो हवा का ज़्यादातर हिस्सा है जो आप सांस लेते हैं, और आप शायद लिक्विड नाइट्रोजन से परिचित हैं, वो बबलिंग फ्लूइड जो कांटेक्ट पे किसी भी चीज़ को जमा देता है। अब सोचिए, नाइट्रोजन को सॉलिड फ्रीज करने के लिए कितनी ठंड चाहिए होगी। यही है प्लूटो। अब अगर हम स्पटनिक प्लेनिशिया को जूम करें तो आप बर्फ में ये लाइंस देख सकते हैं जो कई पॉलीगॉन शेप्स बनाती हैं। ये लाइंस कन्वेक्शन कैरेंट से बनती हैं।
प्लूटो के कोर से सरफेस तक उठने वाली हीट से। वो हीट बर्फ को पिघलाती है, और सिर्फ इसलिए कि हम स्पेस के वैक्यूम में हैं, लिक्विड का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, यहां तक कि लिक्विड नाइट्रोजन भी। ये एक प्रोसेस है जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में बदल जाता है। वो गैस ऊपर उठती है और प्लूटो के ऊपर एक एटमॉस्फेयर बनाती है। ये कोई घना एटमॉस्फेयर नहीं है, ये सरफेस के ऊपर तैरता है और पतले हेज की लेयर्स में बनता है। लेकिन ये स्पेस में बहुत ऊंचाई तक फैलता है, क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी इसे नीचे रखने के लिए बहुत कम है। प्लूटो पे सरफेस प्रेशर शायद धरती से 10 लाख गुना कमजोर है। कम से कम यही सिचुएशन थी जब न्यू होराइजन्स वहां से गुजरा, जब प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर गहराई में था। लेकिन हम जानते हैं कि ये उस रियली वियर्ड इलिप्टिकल पाथ पर चलता है। कुछ वक्त ऐसा होता है जब प्लूटो सूरज के बहुत करीब होता है, और उन पीरियड्स में सब्लिमेशन बढ़ेगी और प्लूटो का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के 1/4 तक बढ़ सकता है। ये मार्स के सरफेस प्रेशर से 3 गुना है, और शायद प्लूटो पे लिक्विड नाइट्रोजन बनने के लिए भी काफी हो। अब प्लूटो की एक और आई कैचिंग सरफेस फीचर की तरफ ध्यान देते हैं। वो डीप ब्लड रेड स्टैंड जो हर्ट के बाईं तरफ से निकलती है। इस रीजन को क्थुलू मैक्यूला कहा जाता है, HP लवक्राफ्ट की कॉस्मिक हॉरर क्रिएशन के नाम पर। हालांकि इसका टेक्निकल नाम बेल्टन रीजियो है। लेकिन ये इतना लाल क्यों है? लीडिंग थ्योरी ये है कि ये रंग थोलिन से बन रहा है, ऐसे ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स जो सूरज की रेडिएशन से प्लूटो के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पर असर पड़ने से बनते हैं। एक बार जब वो मॉलिक्यूल्स पूरी तरह रेडिएटेड हो जाते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, लाल हो जाते हैं और रेडियो एक्टिव स्नो की तरह सरफेस पर गिरते हैं। और आप उस लाल रंग के छींटे सरफेस पर देख सकते हैं, जो बर्फ, गैस और संभवतः लिक्विड के उस बहाव को दर्शाता है जो थोलिन्स को प्लूटो के चारों तरफ ले जाता है। प्लूटो का एक कम विजिबल लेकिन उतना ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है उसका जायंट आइस वोल्केनो राइट मॉन्स। ये वोल्केनो करीब 5 किलोमीटर टॉल और 150 किलोमीटर वाइड है, और ये वाटर और मीथेन के स्लशी मिक्सचर से इरप्ट करता है। ये प्लूटो का एकमात्र क्रायो वोल्केनो नहीं है, ये बस सबसे बड़ा है। और हम नहीं जानते कि ये कितनी बार फटते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि यहाँ वॉल्केनिक प्रोसेस अभी भी रिलेटिवली एक्टिव है। राइट मॉन्स जितना चौड़ा है, उस पर पूरे का पूरा सिर्फ एक विजिबल इम्पैक्ट क्रेटर है। तो हम जानते हैं कि ये कोई पुरानी स्ट्रक्चर नहीं है, ये अक्सर रिफ्रेश होती है, कम से कम कॉस्मिक टाइमलाइन पर रिलेटिवली अक्सर। तो ये शायद हर कुछ मिलियन साल में एक बार फट सकता है। लेकिन वो स्लैश आता कहां से है? और यहीं प्लूटो और भी मिस्टीरियस हो जाता है। स्कूल में शायद आपको बताया गया होगा कि ये ड्वार्फ प्लैनेट बस आइस का एक बड़ा गोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यू होराइजन्स के कलेक्ट किए गए एविडेंस से पता चलता है कि प्लूटो का कोर अभी भी गर्म है, और इसका मतलब है कि सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर की एक थिक लेयर होनी चाहिए। ये वही कॉम्पोजिशन है जो हम जुपिटर के यूरोपा और सैटर्न के टाइटन जैसे गैस जाइंट्स के आइसी मून्स के अंदर पाने की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन मून्स के अंदर की हीट उनके पास के प्लैनेट की पावरफुल ग्रेविटी से बनती है। लेकिन प्लूटो की हीट कहां से आती है, इसका हमारे पास कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सोलर सिस्टम के शुरुआती सालों में सब कुछ गर्म था। ये एक कॉस्मिक डांस पार्टी जैसा था, एक जलता हुआ नया तारा जिसके चारों तरफ पत्थर, गैस और धातु का एक घना क्लाउड था, जो लगातार आपस में टकराता, टूटता और प्लैनेट्स और मून्स में जुड़ता रहता था। ये पूरी तरह अफरा तफरी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठंडा होने लगा, और जहां तक हम जानते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स बड़े वन से ज्यादा तेजी से ठंडे होते हैं। और प्लूटो बहुत छोटा है और एक बहुत ठंडी जगह पर है, फिर भी अंदर से गर्म है। और फिर है खैरॉन। यही शायद प्लूटो की जनरल स्ट्रेंजनेस की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि दोनों साइज में इतने सिमिलर हैं, इसलिए ये ज्यादा सेंस नहीं बनता कि चैरॉन प्लूटो की ऑर्बिट में खिंचा और वहीं रह गया। शायद इन दोनों ने दूर के पास्ट में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को टक्कर मारी हो, और फिर टूटने या एक हो जाने की जगह वो इस ऑर्बिटल रेसलिंग मैच में फंस गए। उस कोलिजन की एनर्जी और दोनों के बीच की ग्रेविटी की फोर्स ने प्लूटो में नई जान डाल दी होगी। जो इंटरेस्टिंग है वो ये है
कि प्लूटो पर वो डिस्टिंक्ट हार्ट शेप उसके उस साइड पर है जो कैरॉन से ऑपोजिट है। ये शायद कोइंसिडेंस नहीं है। और कैरॉन पर भी वही डीप रेड थोलिन डिपॉजिट दिखता है जो शायद प्लूटो के आइस वॉल्केनो इरप्शंस की वजह से है, जो इतने वायलेंट हैं कि प्लूटो की कमजोर ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं और थोलिन्स को अंतरिक्ष में स्प्रे करते हैं, जो इवेंचुअली कैरॉन की ग्रेविटी में खिंच जाते हैं और उसके नॉर्थ पोल पर आकर जमा होते जाते हैं। दुर्भाग्य से आज जो इमेजेस हमने देखी वो शायद हमारी जिंदगी में प्लूटो की आखिरी तस्वीरें हैं। नासा का ध्यान सोलर सिस्टम की ज्यादा करीबी और जानी पहचानी जगहों की तरफ चला गया है, टाइटन, यूरोपा, वीनस और मार्स। इसीलिए न्यू होराइजन्स पार्ट 2 का कोई प्लान तो दूर, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन ओरिजिनल न्यू होराइजन्स प्रोब के लिए अभी भी एक अमेजिंग जर्नी बाकी है। जिस स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा था, प्लूटो के साथ एनकाउंटर बस कुछ दिन चला, फिर ये आगे निकल गया और कॉइपर बेल्ट में और गहराई में चला गया। याद रहे, प्लूटो वहां सबसे चमकीली और सबसे ज्यादा विजिबल चीज है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह सबसे बड़ा या सबसे अजीब है।